अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। आज हम करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। देखिए, हम डिफाइन कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। इन दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक साथ डिस्कस करने की रीज़न ये है कि इनका ट्रेंड मिलता जुलता है। जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं एटॉमिक साइंस को वो भी एक जैसे ही हैं, इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए याद भी आप लोगों ने एक साथ ही करना, चूंकि ट्रेंड इनके एक जैसे हैं। पहला है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यानी अगर हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करें तो एटम के न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस यानी आर का नाम देते हैं। देखिए, एटॉमिक रेडियस मैंने कहा हम सिंगल एटम के लिए उसको डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन किया जाता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ। यानी अगर दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएं तो उस बॉन्ड लेंथ को आप हाफ कर लें तो जो डिस्टेंस आएगा, वो जो हाफ डिस्टेंस आएगा उसको हम नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस का। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो बॉन्ड बनेगा वो दो सिमिलर एटम यानी एक जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा, तब जो रेडियस आएगा उस रेडियस को हम नाम देंगे कोवेलेंट रेडियस का, जो कि सिंगल बॉन्ड है उसकी हाफ लेंथ की इक्वल है। देखिए, यहां पे हमारे पास इसको ड्राइव कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें। ये हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का, ये एक एटम, ये दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है, या ये एक कार्बन का एटम है तो दूसरा भी कार्बन का एटम है। दो सिमिलर एटम है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान जो इनकी बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इन दोनों के दरमियान जो ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है, इसको मेजर करें तो इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ को यानी R1 प्लस R2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है 75.4 पाइकोमीटर। ये जो 75.4 पाइकोमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 37.7 पाइकोमीटर। यानी जो हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है दैट इज 37.7 पाइकोमीटर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एटम का साइज मेजर कर रहे होते हैं तो यहां पे मैंने कंसीडर किया कि ये इसका आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। क्या हम इसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं, हम इसको वेरी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। देखिए, यही शॉर्ट आप लोगों से बोर्ड में पूछा जाता है, वाई वी कैन नॉट डिटरमिन एटॉमिक साइज प्रिसाइजली और एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली। उसकी दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली है कि यहाँ जो एटम है उसके अराउंड कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके गिर्द मैं कंसीडर करूं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, तो ये यहाँ से ये इसका एटॉमिक रेडियस ये वाला बनेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर थोड़ी चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए, तो ये बाउंड्री शिफ्ट हो जाएगी आगे। यानी यहाँ पे जो एटम के गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, एटम के अराउंड कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसी को हम क्या नाम देंगे? शेल का नाम दे देंगे। और जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको हम नाम देंगे आउटर मोस्ट शेल का या वैलेंस शेल का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, यानी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कौन सी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। यहाँ पे शार्प बाउंड्री हो, सॉलिड बाउंड्री हो तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई सॉलिड बाउंड्री नहीं है इसलिए हम यहाँ से प्रिसाइजली एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात,
कि ये जो एटम है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसके अराउंड बहुत सारे और एटम हैं, उनकी भी इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो वो क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे। तो जैसे जैसे आप कंपाउंड चेंज करेंगे उसमें एटॉमिक साइज चेंज होगा। इसका मतलब हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते, क्योंकि जो इसके नेबरिंग एटम है वो नेबरिंग एटम इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको एक फिक्स पोजीशन पे इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रहने दे रहे। इसलिए हम यहाँ पे शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से, सॉलिड बाउंड्री ना होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से एटम का साइज प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे प्रिसाइजली तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम एवरेज निकाल लेते हैं कि 90% जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चांसेस होते हैं वहाँ से हम डिस्टेंस ले लेते हैं कि ये इसका एटॉमिक रेडियस है। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका हम दो तरह से पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं। एक तो हम ग्रुप में उसको स्टडी करेंगे, दूसरा हम इसको पीरियड में स्टडी करेंगे। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ एक शेल मौजूद होता है। अगर आप उससे एक स्टेप नीचे आए तो नीचे ग्रुप में नीचे आए तो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, वहां पे हो जाते हैं दो शेल, यानी एक शेल का और इजाफा होगा। आप एक स्टेप और नीचे आएंगे, तीसरे पीरियड में आएंगे, चूंकि जो पीरियड नंबर है वो शेल नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पीरियड उसमें सारे जो एटम है यानी हाइड्रोजन और हीलियम उनमें सिर्फ एक शेल मौजूद है। सेकंड पीरियड के मेंबर हैं उनमें दो शेल मौजूद होंगे। थर्ड पीरियड में 3 शेल होंगे, ऐसे हर एटम के 3 होंगे, फिर फोर्थ में 4 होंगे, यानी नीचे की तरफ आते हुए एक एक शेल का इजाफा हो रहा है। जब नीचे की तरफ आते हुए शेल का इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। यहां पे एक्स्ट्रा शेल्स इन ईच स्टेप, हर स्टेप में एक एक शेल का इजाफा हो रहा है। दूसरी बात कि जब एक शेल का इजाफा होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक तो शेल की एडिशन हो रही है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, दूसरा जब मैं पहले शेल की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डायरेक्ट इंटरेक्शन है, लेकिन जो ही मैं एक शेल का इजाफा करता हूं तो यहां से इनर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ये अट्रैक्शन को कम करते हैं। इटसेल्फ ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक शेल का और इजाफा करूं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक शेल का और इजाफा करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपशील्ड कर रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे एक एक शेल का इजाफा करूंगा इनर, यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है और इटसेल्फ ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके न्यूक्लियस से अवे लेके जाते हैं। इसका मतलब ये जो इफेक्ट है इसको हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे जाके यहां पे अपनी एक इमेजिनरी बाउंड्री बना देगा। उसके बाद जो तीसरी बात है, यानी पहला है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स, दूसरा है कि यहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी एक्स्ट्रा शेल्स की वजह से बढ़ रहा है, और तीसरी बात जैसे ही यहां पे शेल का एडिशन होगा, शेल की एडिशन होगी या फिर इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे जाएंगे और एटॉमिक साइज बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हैं। पहला मैंने कहा कि नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक शेल का इजाफा होगा, हर स्टेप में एक शेल ऐड होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे,
इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इनर इलेक्ट्रॉन यानी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लूज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अवे जाएंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। यही ट्रेंड कोवलेंट रेडियस का भी है। जो ट्रेंड यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का है वही ट्रेंड यहाँ पे कोवलेंट रेडियस का भी होगा। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। पीरियड में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा होता है। जो जो प्रोटॉन का इजाफा होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस ज्यादा थिक होता जाता है। न्यूक्लियस थिक होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उसके लिए आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक कर जाएगा। यानी न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो पावर से खींचेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक होगा, कम होता जाएगा। दूसरी चीज कि यहां पे अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की तो अलोंग द पीरियड, फर्स्ट पीरियड में एक शेल है सारे एटम्स में, सेकंड में 2 शेल हैं, थर्ड में 3 है, यानी नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट है। जब नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट हो तो याद रखिएगा कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। मैंने कांस्टेंट कहा है, मैंने जीरो नहीं कहा। यानी अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा, लेकिन वो किस वजह से होगा? न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ने की वजह से। लास्ट पे एक बात के जो पीरियड की जब हम बात करते हैं तो पीरियड में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आते हैं तो वहां पे 4th और 5th पीरियड में अगर आप देखें तो वहां पे एटॉमिक साइज वेरी शार्पली डिक्रीज नहीं होता। जो ही आप आगे की तरफ मूव करेंगे उसकी रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनर इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। लास्ट पे के हम कोवलेंट रेडियस का और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड तो एक जैसा है। यहाँ पे कोवलेंट रेडियस जो है वो हमें एक खास पर्पस के लिए हेल्प करता है, यानी कि दूसरे एटम्स का रेडियस निकालने के लिए, कोवलेंट रेडियस निकालने के लिए ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे CH3Cl में जो कार्बन और Cl की क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो है 176.7 पाइकोमीटर। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ हमें पता है, यानी इसके रेडियस और इसके रेडियस का सम जो आएगा वो 176.7 पाइकोमीटर आएगा। और जो एक्सपेरिमेंटल मेजर यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक कोवलेंट रेडियस है दैट इज 99.4 पाइकोमीटर। ये जो 99.4 पाइकोमीटर है इसको अगर हम इस बॉन्ड लेंथ में से, टोटल बॉन्ड लेंथ में से माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास बचेगा कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, और 176.7 पाइकोमीटर माइनस करेंगे 99.4 पाइकोमीटर तो हमारे पास आंसर आएगा 77.3 पाइकोमीटर। तो यहां पे ये हमारे पास आएगा कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने याद करने। एक चीज यहां पे मैं और बताने लगा हूं। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस या आयोनिक रेडियस मेजर क्यों करना चाह रहे हैं। यहां पे आप पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कंट्रोल करती हैं केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसका मतलब जो एटॉमिक साइज है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एटॉमिक साइज, कोवलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए ज़्यादा अच्छा तैयार करना है।